हेलो एवरीवन, आज हम निमसेट सिलेबस का फर्स्ट चैप्टर कवर करेंगे। इस चैप्टर का नाम है सेट्स एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। इस चैप्टर पर 2 वीडियोस आएंगे। यह फर्स्ट वीडियो है, इसमें हम सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे और उस पर हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सेकेंड पार्ट में हम टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस देखेंगे, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर्स के कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। फर्स्ट है डेफिनेशन, सेट किसे कहते हैं। सेकंड है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, एक सेट को हम कितने प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कितने टाइप्स ऑफ सेट्स होते हैं, वेन डायग्राम्स क्या होते हैं और उन्हें बनाते कैसे हैं, ऑपरेशन ऑन सेट्स, यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट एक्सेट्रा। फिर है लॉज ऑफ अलजेब्रा जैसे कॉम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ एक्सेट्रा। कार्डिनैलिटी रिलेटेड रिजल्ट्स, इसे हम वेन डायग्राम से देखेंगे कैसे बनाते हैं। और फिर है लास्ट टॉपिक हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट्स। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। ये डेफिनेशन हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, बट इसमें कुछ शब्द हैं जिसका मतलब हमें समझने की जरूरत है। ये वेल डिफाइंड क्या होता है? वेल डिफाइंड का मतलब क्या है? वेल डिफाइंड का मतलब यह है कि ये किसी के लिए भी, मेरे लिए, आपके लिए या किसी और के लिए कलेक्शन होगा, ये सबके लिए सेम होगा। एग्जाम्पल्स देखते हैं। सेट ऑफ ऑल द स्टेट्स ऑफ इंडिया। इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं उनको अगर हम एक सेट में लेते हैं, एक कलेक्शन उनका बनाते हैं, तो क्या वह एक सेट होगा? हाँ, जरूर होगा। क्यों? क्योंकि ये जो स्टेट्स हैं ये आपके लिए, मेरे लिए या किसी के लिए भी, ये सबके लिए सेम ही रहेंगे, इसीलिए ये एक सेट है। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। सेट ऑफ ऑल द इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास। अब ये जो कलेक्शन है, इसमें जो ये वर्ड है इंटेलिजेंट, ये क्या है? एक सब्जेक्टिव क्वालिटी है। ये आपके हिसाब से कुछ और हो सकता है, मेरे हिसाब से कुछ और हो सकता है, या किसी तीसरे आदमी के हिसाब से कुछ और हो सकता है, इसीलिए ये सेट नहीं है। और इसके पहले वाला एग्जाम्पल एक सेट था। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। सेट्स को हम 2 तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला है रूस्टर फॉर्म। इसमें हम क्या करते हैं कि 2 कर्ली ब्रेसेस के बीच में अलग अलग एलिमेंट्स को हम लिस्ट करते हैं सेपरेटेड बाय कॉमास। तो अगर एक सेट है जिसमें कि 3 एलिमेंट्स हैं, उन तीनों एलिमेंट्स को हम अलग अलग लिखेंगे सेपरेटेड बाय कॉमास, उनके बीच में कॉमा लगाएंगे। ठीक है, एग्जांपल हम देखते हैं। सेट ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर्स लेस देन 5, ये क्या हो जाएगा? 1 2 3 4। ठीक है। अच्छा, अब एक एग्जांपल, अगर हमको ये बोलना पड़े कि एक सेट लिखना पड़े, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स लेस देन 5, तो क्या हम ऐसे लिख पाएंगे? क्या ये भी वैसे ही हो जाएगा? नहीं। तो ये एक चीज पता होगा, किन्हीं भी 2 नंबर्स के बीच में, जैसे अगर हम ये 1.1 और 1.2 ले लें, तो इन दोनों नंबर के ही बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर्स पॉसिबल। ठीक है, तो इनफाइनाइट नंबर्स हम कर्ली ब्रेसेस के बीच में अलग अलग लिस्ट नहीं कर सकते हैं, तो इसे तो हम रूस्टर फॉर्म की मदद से इसको हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। तो कैसे करें? इसी के लिए हमारा सेकेंड वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है सेट बिल्डर फॉर्म। इसमें हम क्या करते हैं, स्टेटमेंट्स की मदद से एक सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर वो पिछला वाला एग्जांपल ले तो हम क्या लिख सकते हैं उसे? x इज सच दैट x इज लेस देन 5, x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। और एक बार, अगर किसी सेट को हम रूस्टर फॉर्म में लिखे हैं तो उसे हम सेट बिल्डर फॉर्म से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट वाला क्वेश्चन ले लेते हैं। x इज सच दैट x इज लेस देन 5, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। बट अगर कोई सेट बिल्डर फॉर्म में है तो ये जरूरी नहीं है कि हम उसे रोस्टर फॉर्म में लिख सकें। जैसे कि ये वाला, जहां रियल नंबर्स का बात आ गया, जहां इनफाइनाइट नंबर्स का बात आ गया, अनकाउंटेबल नंबर्स का बात आ गया, वहां हम रोस्टर फॉर्म नहीं यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ सेट्स। पहला टाइप है हमारा एम्प्टी सेट। तो ये जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि इसमें कोई एलिमेंट नहीं होता है, नो एलिमेंट्स। ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो उसे हम क्या कहते हैं? एम्प्टी सेट। जैसे कि a इज इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस, कर्ली ब्रेसेस के बीच में कुछ भी नहीं, तो ये क्या हो गया? ये एक एम्प्टी सेट हो गया। अब हम एम्प्टी सेट को डिनोट कैसे करते हैं? तो 5 से। अगर हम ये लिखें a इज इक्वल टू 5, तो हमें ये पता चल जाएगा कि जो सेट a है वो एक एम्प्टी सेट है। कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। x इज सच दैट
x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब हमें पता है हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 1। तो इधर x कभी रियल नहीं होगा, इसलिए ये क्या है, ये सेट क्या है, एक एम्प्टी सेट है। अब इधर नोट करने वाली क्या बात है कि अगर ऐसा लिखा हो या फिर ऐसा लिखा हो तो ये एक एम्प्टी सेट नहीं है। ये फाई जो है ये एक सिंबल है जो कि एक एलिमेंट है सेट ए का, ठीक है। तो इसका कार्डिनैलिटी 0 नहीं होगा, इसका भी कार्डिनैलिटी 0 नहीं होगा। बिना कर्ली ब्रेसेस के हम लिखें तब उसका कार्डिनैलिटी 0 होगा, विच मीन्स कि ये एम्प्टी सेट है। कार्डिनैलिटी मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एन ए का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। चलिए अब हम नेक्स्ट टाइप ऑफ सेट को देखते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ सेट है हमारा सिंगलटन सेट। ये भी नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें बस एक एलिमेंट होता है, ओनली वन एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल a is equals to 0 या a equals to 3 या फिर a is equals to x is such that x belongs to natural numbers x less than 2। ये सब सारे क्या हैं, ये सब सिंगलटन सेट, सभी में सिर्फ एक ही एलिमेंट है। थर्ड पे आते हैं फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होता है, ऐसा सेट जिनके एलिमेंट्स को हम काउंट कर सकें, काउंटेबल एलिमेंट्स, ठीक है। मतलब जो इसका कार्डिनैलिटी होगा वो इनफाइनाइट नहीं होगा, ठीक है। इसके एलिमेंट्स को अगर हम काउंट कर सकते हैं तो वो एक फाइनाइट सेट होगा। जैसे कि x is such that x belongs to n, x less than 10। ये इसका वैल्यू 1 से 9 तक हो जाएगा जो कि काउंटेबल है, ठीक है। और अगर हम ये ले लें x is such that x belongs to r, x less than 10, तो ये क्या हो जाएगा, ये फाइनाइट नहीं रहेगा, ये इनफाइनाइट हो जाएगा। जो एलिमेंट्स है वो अनकाउंटेबल हो जाएगा। तो इसी से हम लोग का फोर्थ टाइप ऑफ सेट निकलता है इनफाइनाइट सेट, जिसका एग्जांपल हम ये लिख सकते हैं। इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो अनकाउंटेबल होंगे, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन, ठीक है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हो सकते हैं एक प्लेन में। चलिए नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ सेट है हमारा इक्वल सेट। दो सेट को हम इक्वल तभी कहेंगे जब दोनों के एलिमेंट्स बिल्कुल सेम हो। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, x belongs to a, it implies that x belongs to b, x doesn't belong to a, it implies that x doesn't belong to b, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए सेट है 1 2 3 है और सेट b भी 1 2 और 3 है, तो ये दोनों क्या हो गया, a equal to b। x is such that x is multiple of 2, x is such that x is equals to 2n, n belongs to n। ये दोनों ही क्या है, इक्वल सेट है। क्यों? क्योंकि दोनों ही 2 का टेबल है, ठीक है। The next type of sets are equivalent sets if the cardinal number of two sets are equal। अगर दो सेट्स का नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हुआ या फिर कार्डिनल नंबर सेम हुआ तो उसे क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट सेट्स कहते हैं। एन ए इक्वल टू एन बी, मतलब कि अगर a है 1 2 3, मतलब एन ए 3 है और एक सेट b है जिसका एलिमेंट्स है 7 8 9, तो a और b क्या है, इक्विवेलेंट सेट्स है, ठीक है। और एक नोट, इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। जो इक्वल सेट्स होते हैं वो इक्विवेलेंट होंगे, बट अगर दो सेट्स इक्विवेलेंट हैं तो ये जरूरी नहीं है कि वो इक्वल भी हों। चलिए नेक्स्ट टाइप ऑफ सेट्स पे चलते हैं, सबसेट्स, और इसे हम ऐसे लिखते हैं, A इज अ सबसेट ऑफ B। इसके लिए कंडीशंस क्या हैं, अगर A का हर एक एलिमेंट B में हो तब हम कहेंगे A इज अ सबसेट ऑफ B। If X belongs to A, it implies that X belongs to B। अगर कोई एलिमेंट A में है इसका मतलब कि वो B में भी होगा। ऐसे कंडीशन में हम कहते हैं कि A is a subset of B। और अगर if A is a subset of B, then B is the superset। अगर A B का सबसेट है तो B A का सुपरसेट होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं, X is such that X is an even number,
और दूसरा सेट लेते हैं x is such that x belongs to natural numbers, तो इधर a b का सबसेट है और b जो है a का सुपर सेट। इसी में एक कॉन्सेप्ट है प्रॉपर सबसेट का। सबसेट जो होता है अगर a इक्वल टू b हो फिर भी हम कह सकते हैं a इज अ सबसेट ऑफ b, क्योंकि टेक्निकली इसमें भी सारा एलिमेंट्स a का b में होगा ही, तो इसीलिए हम कहेंगे a इज अ सबसेट ऑफ b। बट जो प्रॉपर सबसेट होता है इसमें इक्वालिटी नहीं हो सकता है। मींस इफ a इज इक्वल टू b देन a इज अ सबसेट ऑफ b बट a इज नॉट अ प्रॉपर सबसेट ऑफ b। मतलब कि इक्वालिटी का जो कंडीशन है वो क्या है, प्रॉपर सबसेट में नहीं होता है। अगर दो सेट इक्वल होता है तो वो कभी भी एक दूसरे का प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। एक सेट दूसरे का प्रॉपर सबसेट कभी नहीं होगा इक्वालिटी के केस में। लेकिन अगर वो सबसेट है तो इक्वालिटी पॉसिबल है। एग्जांपल्स देख लेते हैं। b है 1 2 3 4 5, तो a क्या है, b का सबसेट है, या फिर हम ये भी कह सकते a b का प्रॉपर सबसेट है। लेकिन अगर यहाँ पे a हो जाता 1 2 3 4 5, तो क्या होता, a b का सबसेट है बट a b का प्रॉपर सबसेट नहीं। अब मान लेते हैं कि एक सेट है a, कार्डिनल नंबर उसका है 3, तो नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स कितने होंगे, उनका वैल्यू हो जाएगा 2 पे पावर कार्डिनल नंबर ऑफ द सेट, यहाँ पे 2 पे पावर 3 विच इज इक्वल टू 8। इस तरह से हम निकाल सकते हैं कि किसी भी सेट का टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितना पॉसिबल है। देयर इज अ नोट, 5 is the subset of all sets, okay, और every set is a subset of itself। अब अगर हम देखते हैं कि मान लेते हैं कि एक सेट है 1 2 3, तो इसके सारे सबसेट्स क्या होंगे, 1 2 3 1 2 2 3 1 3 1 2 3 एंड 5, तो ये सारे इसके सबसेट्स हो जाएंगे। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ सेट पे, पावर सेट। पावर सेट किसे कहते हैं, सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स, ठीक है। पावर सेट ऑफ अ सेट इज अ सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ द गिवन सेट। अगर a है 1 2, तो पावर सेट ऑफ a क्या हो जाएगा, पावर सेट a का ये हो जाएगा। तो पावर सेट में जितने भी सबसेट्स हैं सब उसमें इंक्लूडेड रहेंगे। तो पावर सेट का कार्डिनैलिटी क्या होगा, हमेशा 2 पे पावर n, जो कि होता है नंबर ऑफ सबसेट्स। लास्ट टाइप ऑफ सेट है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट ऐसा सेट होता है जिसमें सारे सेट्स इंक्लूडेड होते हैं, कंटेन्स ऑल द सेट। फॉर एग्जाम्पल अगर एक सेट हो गया सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स, एक हो गया सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर्स, इनके लिए यूनिवर्सल सेट क्या हो गया, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी निमसेट 2020 में पूछा गया था। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। नंबर ऑफ सबसेट्स कितना होता है, 2 पे पावर n, और कार्डिनैलिटी ऑफ अ पावर सेट ये कितना होता है, ये भी 2 पे पावर n होता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, बस इसका लैंग्वेज थोड़ा सा घुमा हुआ है। आपको लगेगा कि इसका आंसर 2 पे पावर 3 होगा। आपको लग सकता है कि अच्छा पावर सेट का कितना सबसेट होगा वो ये पूछ रहा है, बट ऐसा नहीं है। ये सिंपली पूछ रहा है कि पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। तो 2 पे पावर n विच इज इक्वल टू 2 पे पावर 3 विच इज इक्वल टू 8। ये नेक्स्ट क्वेश्चन निमसेट 2017 में पूछा हुआ है, ठीक है। आइए इसको देखते हैं। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ द सेट S इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर 1 4 और 2। अब इस पे ये देखने वाली बात है कि इस सेट में दो ही एलिमेंट हैं, एक ऑर्डर्ड पेयर 1 4 और दूसरा 2। 3 एलिमेंट इसमें नहीं है। अगर आप 3 एलिमेंट लेके बनाएंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। दो ही एलिमेंट है तो सबसेट्स कितना हो जाएगा टोटल, 2 पे पावर 2 विच इज इक्वल टू 4। तो कार्डिनल नंबर ऑफ पावर सेट भी 4 ही हो जाएगा। तो आइए इस टॉपिक पे हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है ये क्वेश्चन निमसेट 2020 में पूछा गया था, मिसलेनियस सेक्शन के अंदर आएगा ये क्वेश्चन। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। अब इसमें हम क्या करेंगे, पहले ए और बी का एलिमेंट्स लिख लेंगे। ए का एलिमेंट्स क्या होगा, 1 रखने पे क्या होगा, 4 माइनस
3 माइनस 1 0, ठीक है। 2 रखने पे क्या होगा, 16 माइनस 6 माइनस 1 9, 3 रखने पे क्या होगा 54, 4 रखने पे क्या होगा 256 माइनस 13, ठीक है। 54 और 243 ये चलते रहेगा। बी हमारा क्या होगा, बी हमारा बेसिकली 9 का टेबल हो जाएगा। और इससे हमको क्लियरली दिख रहा है कि ए क्या है, ए बी का सबसेट है। बट इधर सबसेट भी दिया है और प्रॉपर सबसेट भी दिया है, तो हम कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे, ए या बी। जब भी ऐसा हो कि दोनों दिया हो, सबसेट भी दिया हो और प्रॉपर सबसेट भी दिया होगा, मोस्ट प्रोबेबली हम प्रॉपर सबसेट को टिक करेंगे, अनलेस ए और बी इक्वल ना हो जाए। इस केस में ए बी के इक्वल नहीं है, इसीलिए ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी ज्यादा सूटेबल आंसर है, इसलिए हम इधर ए टिक करेंगे। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जहां हम सीखेंगे वेन डायग्राम्स के बारे में। चलिए, वेन डायग्राम बेसिकली क्या होता है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है सेट्स का। इनमें जो ये रेक्टेंगल होता है ये होता है यूनिवर्सल सेट, और ये जो सर्कल्स होते हैं इसमें वो होते हैं गिवन सेट। इन्हें ड्रॉ ऐसे किया जाता है, हमेशा जो रेक्टेंगल होगा वो बाहर होगा और उसके अंदर में ये सेट्स होंगे। इसे प्रैक्टिकली ही समझना है, आने वाले सारे टॉपिक्स में इसका हम यूज करेंगे और सभी टॉपिक्स को बेहतर समझने की कोशिश करेंगे वेन डायग्राम्स के। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑपरेशन ऑन सेट्स। पहला है इसमें यूनियन ऑफ सेट्स, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं यू से, ठीक है। x बिलोंग्स टू a यूनियन b, it implies that x belongs to a और x belongs to b। इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा, ये होगा a यूनियन b। सेकेंड होगा इंटरसेक्शन, जो कि रिप्रेजेंट होता है ऐसे, x belongs to a intersection b, it implies that x belongs to a and x belongs to b। ये हो गया हमारा इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। अगर हमारा a इंटरसेक्शन b अगर 5 हो जाए तो इन्हें हम कहते हैं डिसजॉइंट सेट्स। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट ऑपरेशन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है डिफरेंस, a माइनस b। x is such that x belongs to a and x doesn't belong to b, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और a माइनस b is not equal to। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑपरेशन ऑन सेट्स। आइए देखते हैं। फर्स्ट है यूनियन, इसे हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ए यूनियन बी का मतलब क्या हुआ, ए यूनियन बी का मतलब हुआ x इज सच दैट x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b, ठीक है। या तो जो एलिमेंट है वो a में है या b में है, दोनों में से किसी भी एक में हो गया तो वो ट्रू हो जाएगा। इसका हम वेन डायग्राम देखते हैं। a यूनियन b क्या हो जाएगा इसमें, ये पूरा हो जाएगा हमारा a यूनियन b। नेक्स्ट है हमारा इंटरसेक्शन, इसे हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है, x इज सच दैट x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b। इसका मतलब ये है कि x जो है वो a में भी है और b में भी है। इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा, ये हो जाएगा हमारा a इंटरसेक्शन b, ठीक है। अच्छा मान लीजिए ये वेन डायग्राम है, ये ऐसे बन रहा है, तो इसके a इंटरसेक्शन b का वैल्यू क्या होगा, 5 होगा, ठीक है। तो ये एक स्पेशल केस है जिसमें हम दोनों सेट्स को क्या कहते हैं,
डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है, मतलब दोनों सेट में अगर कुछ भी कॉमन नहीं है, कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो उन दोनों सेट्स को हम क्या कहेंगे? डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं डिफरेंस ऑफ सेट्स। ठीक है, अब अगर a माइनस बी है तो इसको हम क्या लिखेंगे? x इज सच दैट x बिलोंग्स टू a एंड x डजंट बिलोंग टू b। ठीक है, आइए इसका हम वेन डायग्राम देखते हैं। तो x बिलोंग्स टू a बट x डजंट बिलोंग टू b, उसमें इतना पार्ट आ जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा a माइनस बी। x इज सच दैट x बिलोंग्स टू a, x a में है बट x b में नहीं है। ठीक है, इसका ये हो जाएगा। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है, a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस a। क्यों? क्योंकि इसका जो वेन डायग्राम है ये कैसे बनेगा? ये पोर्शन आ जाएगा उसमें। ठीक है, तो a माइनस बी बी माइनस ए के इक्वल नहीं होगा। एक और इंपॉर्टेंट चीज है, a माइनस बी इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b डैश। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। अगर माइनस दिया हुआ है, डिफरेंस ऑफ सेट्स दिया हुआ है और उसको हमें इंटरसेक्शन में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या यूज करेंगे? फॉर्मूला a इंटरसेक्शन b डैश। नेक्स्ट है हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ सेट क्या होता है? इसको हम डैश से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर कॉम्प्लीमेंट से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या होगा? x इज सच दैट x डज नॉट बिलोंग टू a। बस ये हो गया हमारा कॉम्प्लीमेंट। अगर ये हमारा a है तो ये क्या हो जाएगा? ये पूरा क्या हो जाएगा? a डैश। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं u माइनस a। a डैश को हम ऐसे भी लिख सकते हैं u माइनस a। इसे हम रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं? x इज सच दैट x बिलोंग्स टू u एंड x डज नॉट बिलोंग टू a। और ये रहा इसका वेन डायग्राम। वेन डायग्राम इसका ऐसे बनेगा और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, u माइनस a इज इक्वल टू a डैश। a डैश जो है वो क्या होगा? अगर यूनिवर्सल सेट में से a को घटा देंगे तो हमारा क्या आएगा? a डैश आएगा। नेक्स्ट है हमारा सिमेट्रिक डिफरेंस। ठीक है, इसे ऐसे डिनोट करते हैं। ये एक्चुअल में होता क्या है? अगर हम इसे यूनियन और इंटरसेक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करें तो क्या होगा? a माइनस बी यूनियन b माइनस a। इसे हम स्टेटमेंट के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? x इज सच दैट x बिलोंग्स टू u एंड x डजंट बिलोंग टू a इंटरसेक्शन b। ये रहा इसका वेन डायग्राम। a इंटरसेक्शन b को छोड़ के बाकी सब कुछ इंक्लूडेड होगा सेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्मॉलेस्ट सेट a सच दैट a यूनियन 1 2 इज इक्वल टू 1 2 3 5 9। इसका ऑप्शंस है 2 3 5 3 5 9 1 2 5 9 और D नन। तो चलिए इसको देखते हैं। ये तो काफी सिंपल है। इसमें से क्या यूनियन करेंगे कि ये सेट आ जाएगा? तो अगर इसमें से हम इसको घटा दे तो वो हमारा A हो जाएगा। तो 1 2 अगर घटा दे तो बचता है क्या? 3 5 और 9, जो कि हमारा सेट B है। A यूनियन 1 2 करना है। तो अगर हम 3 5 9 को यूनियन करें 1 2 के साथ
तो हमारा क्या रिजल्टेंट निकलेगा 1 2 3 5 9, जो कि हमारा रिक्वायरमेंट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा a is equal to xy such that phi is equal to e पे पावर x belongs to r, और b is equal to xy such that y equal to e पे पावर -x belongs to r। तो इसमें से हम ये क्लियरली देख सकते हैं कि अगर x हम 0 पुट करें तो y क्या हो जाता है 1 हो जाता है a के लिए, और y 1 हो जाता है b के लिए भी। तो a इंटरसेक्शन b फाइंड नहीं कर सकते हैं, बट अगर ऑप्शन है a इंटरसेक्शन b नॉट इक्वल टू 5 तो वो सही हो जाएगा। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। a हमारा दिया हुआ है mod x लेस देन 1, तो मॉड चैप्टर में आप पढ़ेंगे रेंज के बारे में। अगर mod x लेस देन 1 है तो x कहां से कहां तक लाई करेगा, -1 से 1 के बीच में, और mod x अगर ग्रेटर देन 1 है तो उसका वैल्यू क्या होगा x ग्रेटर देन 1 और x लेस देन -1। अब चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। a कहां से कहां तक लाई करेगा, x इज सच दैट x बिलोंग्स टू r, -1 लेस देन x लेस देन 1। ठीक है, तो x -1 और 1 के बीच में है, और b में क्या है, b का थोड़ा हम सॉल्व कर लेते हैं। अगर x -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, इसका मतलब है x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा, और x -1 लेस देन इक्वल टू -1 है, तो x लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो x सच दैट x बिलोंग्स टू r, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और x लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो a यूनियन b अगर हम कर लें तो हमारा क्या हो जाएगा, a यूनियन b में हमारा क्या क्या चीज आ जाएगा। अगर इसे हम नंबर लाइन पे देखना चाहें तो इधर है -1 0 1 और 2। a कहां से कहां तक है, -1 से 1 तक ओपन, और b कहां से कहां तक है, 2 से ग्रेटर है b 2 इंक्लूडेड, और 0 से छोटा है 0 इंक्लूडेड। तो इधर हम क्या लिख सकते हैं a यूनियन b को। तो a यूनियन b में कौन सा पार्ट नहीं आया, तो ये अगर आप देख सकते हैं ये वाला पार्ट नहीं आया 1 से 2 तक, और 1 पे एक्सक्लूडेड है a यूनियन b। ठीक है, तो जब हमको d लिखना होगा तो d हम क्या लिखेंगे, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन 2। इस d में ये 1 इंक्लूडेड होगा और ये 2 एक्सक्लूडेड होगा। क्यों, क्योंकि a यूनियन b में ये एक्सक्लूडेड है और ये इंक्लूडेड है, तो जस्ट उसका उल्टा होगा। तो इसलिए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लॉज ऑफ अलजेब्रा। इसमें हमें ये सारे लॉज पढ़ने हैं, आइडेम्पोर्टेंट लॉ, आइडेंटिटी लॉ, कॉम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और डे मॉर्गन्स लॉ। तो चलिए हम इन लॉज को एक एक करके एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। तो इस एग्जांपल में हमने 2 सेट्स लिए हैं a और b, और एक यूनिवर्सल सेट लिया है हमने u। ठीक है, आइए तो पहला लॉ देखते हैं हम। पहला लॉ क्या था, आइडेम्पोर्टेंट लॉ। ठीक है, a यूनियन a इज इक्वल टू a और a इंटरसेक्शन a इज इक्वल टू a। अगर हम अभी a यूनियन a करें तो हमारा रिजल्टेंट सेट क्या होगा, हमारा रिजल्टेंट सेट क्या हो जाएगा 1 2 3 ही होगा, जो कि क्या है हमारा a ही है। सिमिलरली a इंटरसेक्शन a क्या हो जाएगा, ये भी 1 2 3 ही आएगा, जो कि हमारा a है। ठीक है, आइडेम्पोर्टेंट लॉज हो गया। नेक्स्ट है हमारा आइडेंटिटी लॉ। अगर हम a के साथ यूनियन करें फाई का तो क्या हो जाएगा 1 2 3 यूनियन 5। ये हमारा रिजल्टेंट क्या हो जाएगा 1 2 3 ही आएगा, जो कि a के इक्वल है। a इंटरसेक्शन u,
ठीक है, ये हमारा क्या आएगा, 1 2 3 इंटरसेक्शन 1 2 3 4 5, रिजल्टेंट हमारा क्या आएगा, 1 2 3 ही आएगा, जो कि हमारा सेट ए है। तो ये क्या था हमारा, ये आइडेंटिटी लॉस था। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट लॉ क्या है। नेक्स्ट लॉ है हमारा कम्यूटेटिव लॉ। ए यूनियन बी क्या होगा, 1 2 3 और 4। बी यूनियन ए क्या होगा, 2 3 4 और 1। और इधर से हम देख सकते हैं क्या है, ए यूनियन बी इक्वल है बी यूनियन ए के। ये भी लॉ समझ में आ गया। तो आइए हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट लॉ क्या है। नेक्स्ट लॉ है हमारा एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है, ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। अब हम देखते हैं ये ट्रू होता है कि नहीं है। ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 2 3 और 4। ए यूनियन बी यूनियन सी क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब बी यूनियन सी क्या हो जाएगा, 2 3 4 और 5। और ए यूनियन बी यूनियन सी क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 और 5। तो यहां से हम देख सकते हैं कि ए यूनियन बी यूनियन सी किसके इक्वल है, ए यूनियन बी यूनियन सी के। ठीक है, इस तरह से हमने कौन सा लॉ देखा, एसोसिएटिव लॉ देखा। सिमिलरली यही सेम चीज हो जाएगा इंटरसेक्शन के लिए भी। ठीक है, तो आइए अब हम नेक्स्ट लॉ देखते हैं। नेक्स्ट लॉ है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। आइए हम देखते हैं, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी पहले निकालते हैं। ठीक है, बी इंटरसेक्शन सी क्या हो जाएगा, कौन कौन सा एलिमेंट कॉमन है, 3 कॉमन है और 4 कॉमन है। ठीक है, अगर हम इसको ए के साथ यूनियन कर दे तो ये क्या आ जाएगा हमारा, 1 2 3 और 4। अब ए यूनियन बी अगर हम करें तो क्या आएगा हमारा, 1 2 3 और 4। और ए यूनियन सी करें तो 1 2 3 4 और 5। और अगर हम इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लें तब 1 2 3 4। यहां से हम क्या देख रहे हैं कि ये दोनों क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। ठीक है, इससे हमारा कौन सा लॉ प्रूव हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूटिव। नेक्स्ट लॉ है हमारा डी मॉर्गन्स लॉ, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है। आइए हम इसको देखते हैं। ये कहता है ए यूनियन बी का होल डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ए यूनियन बी 1 2 3 और 4। तो ए यूनियन बी का होल डैश क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये ए डैश क्या होगा, 4 5 हो जाएगा। u माइनस ए कर देंगे तो ये क्या आएगा, 4 और 5 आएगा। बी डैश क्या आएगा, 1 और 5 आएगा। और अगर हम ए डैश और बी डैश का इंटरसेक्शन लें तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 5। अब हमें ये दिख रहा है कि ये दोनों क्या है, इक्वल। इस तरह से हमने क्या किसका एग्जांपल देखा, डी मॉर्गन्स लॉ का। और सिमिलरली ये वाले लॉ के लिए भी सेम चीज हो जाएगा। ये रहा हमारा नेक्स्ट लॉ।
बी यूनियन सी क्या हो जाएगा, 2, 3, 4 और 5। ए माइनस बी यूनियन सी क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 1, ठीक है। ए माइनस बी क्या आएगा, ये भी 1 ही आएगा, और ए माइनस सी क्या आएगा, ये 1, 2 आ जाएगा। अगर हम a माइनस बी और a माइनस सी का इंटरसेक्शन लें तो कितना आएगा, 1। अब हम ये क्या देख रहे हैं, ये और ये क्या है, इक्वल है। इस लॉ का भी हमने एग्जांपल देख लिया। सिमिलरली ये किसके लिए होगा, a माइनस बी इंटरसेक्शन c इज इक्वल टू a माइनस बी यूनियन a माइनस सी। इसके लिए भी सेम चीज हम करेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा लॉज ऑफ अलजेब्रा खत्म होता है। ये क्वेश्चन भी हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। अगर आपको फॉर्मूला याद होगा तो आप तुरंत ही सही आंसर टिक कर सकते हैं, बट आपको अगर फॉर्मूला याद नहीं हुआ तो आपका ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो a माइनस बी यूनियन सी क्या होता है, माइनस के केस में ये उल्टा हो जाता है, तो ये हो जाएगा a माइनस बी इंटरसेक्शन a माइनस सी, जो कि है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिवर्सल सेट का कार्डिनैलिटी 700 दिया हुआ है, एन ए 200 है, एन बी 300 है, एन ए इंटरसेक्शन बी 100 है। तो एन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश क्या होगा। आपको याद होगा हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कार्डिनैलिटी में कि एन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू एन ए यूनियन बी का होल डैश विच इज इक्वल टू एन यू माइनस एन ए यूनियन बी। यहां पे हम यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो पहले हम ए यूनियन बी निकाल लें, एन ए यूनियन बी निकाल लेते हैं पहले। ये क्या हो जाएगा, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, जो कि हो जाएगा 400। अब हम ये निकाल सकते हैं एन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ये क्या हो जाएगा, एन यू जो कि है 700 माइनस एन ए यूनियन बी जो कि है 400। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 300। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कार्डिनैलिटी रिलेटेड रिजल्ट्स। आइए देखते हैं। पहला रिजल्ट होगा एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। आइए इसके वेन डायग्राम को देखते हैं, ठीक है। ये शेडेड एरिया हमारा हो गया एन ए यूनियन बी। आइए एक एग्जांपल देखते हैं। मान लेते हैं कि एन ए कितना है, 10 है, एन बी कितना है, 20 है, और एन ए इंटरसेक्शन बी कितना है, 5 है। तो एन ए यूनियन बी कितना होगा, 10 प्लस 20 माइनस 5, ये होगा 25। आइए इसको हम वेन डायग्राम के मदद से देख लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी कितना है, 5 है, ठीक है। एन ए कितना है, 10 है, तो इधर 5 ऑलरेडी है तो ये 5 हो जाएगा। एन बी कितना है, 20, इधर 5 है तो इधर कितना हो जाएगा, 50। तो 15 प्लस 5 प्लस 5 25, इससे भी 25 आ गया। तो हमने वेरीफाई भी कर लिया और ये भी पता चल गया हमें कि वेन डायग्राम्स के थ्रू इस क्वेश्चन को कैसे बनाना है। इसी में स्पेशल केस है, अगर मान लीजिए एन ए इंटरसेक्शन बी 0 हो गया तो एन ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, एन ए प्लस एन बी। इसी क्वेश्चन में अगर ये 0 हो जाता तो हमारा एन ए यूनियन बी कितना होता, ये 30 हो जाता, ठीक है। चलिए हम अपने नेक्स्ट रिजल्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट रिजल्ट है मेरा एन ए माइनस बी इज इक्वल टू एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। आइए इसको हम वेन डायग्राम से समझते हैं। इसमें हमारा एन ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ये शेडेड पोर्शन हो जाएगा, एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। आइए इससे रिलेटेड हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। एन ए
मान लेते हैं 10, एन बी मान लेते हैं 20 और एन ए इंटरसेक्शन बी मान लेते हैं 5। ठीक है, तो हमारा एन ए माइनस बी कितना हुआ, एन ए जो कि 10 है माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी जो कि है 5, तो हमारा एन ए माइनस बी कितना हो गया 5। आइए इससे हम वेरीफाई कर लेते हैं वेन डायग्राम्स के थ्रू। ए इंटरसेक्शन बी कितना था 5, एन ए कितना था टोटल 10 था, एन ए इंटरसेक्शन बी में 5 आ गया तो इधर कितना बचेगा 5 बचेगा। सिमिलरली इधर कितना बचेगा 15 बचेगा। ठीक है, तो एन ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी कितना हमारा हो गया 5 और इधर भी हमारा क्या आंसर आ रहा है 5। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट रिजल्ट की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारा एन ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, ये इक्वल होता है एन ए प्लस एन बी माइनस 2 एन ए इंटरसेक्शन बी। आइए हम इसका वेन डायग्राम देखते हैं। ये पोर्शन हमारा हो जाएगा ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी का। आइए एक एग्जांपल ले लेते हैं, सेम ही एग्जांपल लेते हैं। एन ए इज इक्वल टू 10, एन बी इज इक्वल टू 20 और एन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5। तो एन ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी क्या हो जाएगा 10 प्लस 20 माइनस 2 इंटू 5 जो कि किसके इक्वल हो जाएगा 20। आइए इससे हम वेन डायग्राम से वेरीफाई करते हैं। ए इंटरसेक्शन बी है 5, इधर भी 5 हो जाएगा और इधर 15 हो जाएगा। अगर इसको और इसको हम ऐड करें तो कितना वैल्यू आता है 20। यहाँ पे भी हमारा क्या आया है 20। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट रिजल्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट रिजल्ट है हमारा एन ए यूनियन बी यूनियन सी। ये किसके इक्वल होगा एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। आइए हम इसका वेन डायग्राम देख लेते हैं। ये शेडेड रीजन हमारा हो जाएगा ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, एक एग्जांपल देख लेते हैं। एन ए इज इक्वल्स टू 10, एन बी इज इक्वल्स टू 20, एन सी इज इक्वल्स टू 15, एन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू 5, एन ए इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू 6 और एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू 1। तो हमारा एन ए यूनियन बी यूनियन सी क्या हो जाएगा 10 प्लस 20 प्लस 15 माइनस 5 माइनस 8 माइनस 6 प्लस 1। ये कितना हो जाएगा हमारा 27। इसे वेन डायग्राम से वेरीफाई कर लेते हैं। एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी मेरा 1 है, ए इंटरसेक्शन बी कितना था 5, तो यहाँ 4 हो जाएगा। ठीक है, ए इंटरसेक्शन सी 6 था तो इधर 5 हो जाएगा, बी इंटरसेक्शन सी 8 था तो इधर 7 हो जाएगा, एन ए हमारा 10 था तो इधर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, एन बी हमारा 20 था इधर 8 हो जाएगा और एन सी हमारा 15 था तो इधर 2 हो जाएगा। तो हमारा एन ए यूनियन बी यूनियन सी कितना हो गया 27। चलिए तो हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट रिजल्ट पे। नेक्स्ट रिजल्ट है हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली 2 ऑफ द सेट्स ए बी एंड सी। ये हो जाता है हमारा एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन सी माइनस 3 एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है,
वेन डायग्राम इसका देख लेते हैं। ये जो शेडेड रीजन में है ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली 2 ऑफ द सेट्स ए बी सी। नेक्स्ट रिजल्ट है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली 1 ऑफ द सेट्स ए बी और सी। ये किसके इक्वल हो जाएगा, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस 2n ए इंटरसेक्शन बी माइनस 2n ए इंटरसेक्शन सी माइनस 2n बी इंटरसेक्शन सी प्लस 3n ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये रहा इसका वेन डायग्राम। ये शेडेड रीजन हमारा ये हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली 1 ऑफ द सेट्स ए बी सी। आइए इस रिजल्ट पे हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में हम निकालेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली 2 सेट्स और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली 1 सेट। ठीक है, तो n1 हम मान लेते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली 2 सेट्स। तो ये क्या हो जाएगा, एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन सी माइनस 3 टाइम्स एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, जो कि हमारा कितना हो जाएगा 13। अब n2 हम निकालते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली 1 सेट। इसका फॉर्मूला क्या था, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस 2 एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस 2 एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस 2 एन ए इंटरसेक्शन सी प्लस 3 टाइम्स एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं, 120 माइनस 10 माइनस 12 माइनस 16 प्लस 6। इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो कितना आएगा, 126 माइनस 38, जो कि इक्वल टू हो जाएगा 88 के। आइए अब इसको हम वेन डायग्राम्स के थ्रू समझ लेते हैं। ये ए है, बी और सी। अब एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कितना था, 2 था। ए इंटरसेक्शन बी 5 था तो ये 3 हो जाएगा। ए इंटरसेक्शन सी 8 था तो ये 6 हो जाएगा। बी इंटरसेक्शन सी 6 था तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा ये। और ए हमारा 40 था तो ये कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। ओनली बी क्या हो जाएगा हमारा, 30 माइनस 9, जो कि हो जाएगा 21। ओनली सी कितना हो जाएगा, 50 माइनस 12, 38। तो इधर से हमारा n1 कितना निकल जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली 2 सेट्स 6 प्लस 4 प्लस 3, जो कि 13 आएगा। n2 कितना निकल जाएगा, 29 प्लस 21 प्लस 38, कितना होगा, 88। ठीक है, तो हमने ये वेन डायग्राम की मदद से वेरीफाई भी कर लिया। चलिए अब हम नेक्स्ट रिजल्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट रिजल्ट है हमारा डिमॉर्गन्स लॉ पे बेस्ड एन ए डैश यूनियन बी डैश। ये किसके इक्वल हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी के होल डैश के। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, एन यू माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। और सिमिलरली दूसरे लॉ के लिए एन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश विल बी इक्वल टू एन ए यूनियन बी का डैश विच विल बी इक्वल टू एन यू माइनस एन ए यूनियन बी। अब आइए इस पे एक एग्जांपल देख लेते हैं। एन यू 100 ले लेते हैं, एन ए 40 ले लेते हैं, एन बी 50 ले लेते हैं और एन ए इंटरसेक्शन बी हम 10 ले लेते हैं। तो एन ए डैश यूनियन बी डैश कितना हो जाएगा, एन यू जो कि है 100 माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी जो कि है 10, तो ये हमारा 90 हो जाएगा। और एन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश कितना हो जाएगा, एन यू 100 माइनस एन ए यूनियन बी। तो इधर एन ए यूनियन बी कितना हो जाएगा हमारा, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो कितना हो गया हमारा ये
20 हो जाएगा। 50 प्लस 40 90 माइनस 10 80 और 100 माइनस 10 हमारा 100 माइनस 80 हमारा कितना हो जाएगा 20। आइए अब हम इसे वेन डायग्राम की मदद से भी समझ लेते हैं। ठीक है, ये हमारा है 100, ये हमारा है 10, तो ओनली ए कितना हो जाएगा 30, ओनली बी कितना हो जाएगा 40। ठीक है, तो एन ए डैश यूनियन बी डैश, ए डैश में ए को छोड़ के बाकी सारा आ जाएगा और बी डैश में बी को छोड़ के बाकी सारा आ जाएगा। इसमें अगर हम यूनियन करें तो क्या होगा, ए डैश में पहले कितने एलिमेंट्स आएंगे, पहली बात ए डैश में आ जाएंगे 30 प्लस 10, 40 माइनस करेंगे 100 में से तो 60 आ जाएंगे, और बी डैश में कितने एलिमेंट्स आ जाएंगे 100 में से अगर हम 50 माइनस करें तो 50 आ जाएंगे। एन ए डैश यूनियन बी डैश हमारा क्या हो जाएगा, ये इंटरसेक्शन पार्ट को छोड़ के सारा पार्ट, तो वो कितना हो जाएगा 30 प्लस 40, और इसमें रिमेनिंग कितना पार्ट है, इधर 10 बचा है, 40 प्लस 30 प्लस 10 कर दें 80 हो जाएगा। तो एन ए डैश यूनियन बी डैश कितना हो जाएगा, इंटरसेक्शन वाले पार्ट को छोड़ के सारा पार्ट इसी में आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 40 प्लस 30 प्लस 20, तो वो कितना हो जाएगा 40 प्लस 30 प्लस 20, वो कितना हो जाएगा 90, जो कि हमारा आ चुका है। और एन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा एन ए डैश इंटर बी डैश में हमारा एन ए यूनियन बी को छोड़ के बाकी सारा पार्ट आ जाएगा, तो वो कितना होगा हमारा 20 हो जाएगा। तो हमने ये भी वेरीफाई कर लिया। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा सारा कार्डिनैलिटी रिलेटेड रिजल्ट्स कंप्लीट होता है। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अगर हम किसी भी क्वेश्चन में वेन डायग्राम का यूज कर सकते हैं तो वो क्वेश्चन हम वेन डायग्राम से ही बनाएंगे, फॉर्मूला का यूज हम नहीं करेंगे। अगर हम वेन डायग्राम से बनाते हैं तो वो क्वेश्चन जल्दी बनेगा और साथ ही साथ सही भी बनेगा, और अगर हम फॉर्मूला यूज करने लगेंगे तो हमारा टाइम बहुत जाएगा और हो सकता है कि कहीं गलती भी हो जाए, इसलिए ऐसा क्वेश्चन हम हमेशा वेन डायग्राम से ही बनाएंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं और इसको सी मान लेते हैं। 2% फैमिली तीनों न्यूज़पेपर लेते हैं। आइए सीखते हैं कि कैसे हम वेन डायग्राम यूज करके किसी क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सबसे पहले जो ये इंटरसेक्शन वाला पोर्शन है उसका डेटा ढूंढेंगे और उसे ऐसे ही लिख देंगे। तो इधर क्या है कि 2% फैमिलीज सभी 3 न्यूज़पेपर लेते हैं, तो 2% कितना हो गया, तो हमारा ये क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा, तो हम इधर 200 लिख देंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी कितना दिया हुआ है 5%, मतलब 500। ठीक है, बट ये ऑलरेडी 200 इधर है और हमें इस पूरे का देखना है। ठीक है, तो इधर कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा इधर। ए इंटरसेक्शन सी देखते हैं, ये 4% है, मतलब 400 हो जाएगा, और 200 इधर ऑलरेडी है, तो इधर कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा इधर। बी इंटरसेक्शन सी कितना है 3% है, मतलब 300, इधर 200 ऑलरेडी है, तो इधर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। और ए कितना है 40%, मतलब कि 4000। ठीक है, और इधर ऑलरेडी कितना है 40,000 है पूरा ए। ठीक है, और इन सब में कितना है 300 प्लस 200 प्लस 200 700, तो इधर कितना हो जाएगा 3300। और हमें निकालना क्या था, नंबर ऑफ फैमिलीज विच बाई ए ओनली, तो ये हमारा निकल गया 3300। ऑप्शन बी को हम टिक कर देंगे। इस क्वेश्चन में 50 स्टूडेंट्स दिए हुए हैं, उनमें से 10 क्या हैं जो कोई भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं। आइए इसे हम वेन डायग्राम के हेल्प से देखते हैं। ये हो गया हिंदुस्तान और ये हो गया हितावद, और 10 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि कोई भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं। तो हमारे कितने स्टूडेंट्स हुए जो कि न्यूज़पेपर पढ़ते हैं 40। अब अगर NA प्लस NB में से हम माइनस कर देते हैं NA यूनियन B को, तो हमें क्या मिल जाएगा NA इंटरसेक्शन B। ठीक है, तो
30 और 35 को हमने ऐड किया, ये क्या हो गया, ये 65 हो गया, और 65 में से हमने 40 को हटा दिया, तो कितना बचा 25। ए इंटरसेक्शन बी का हमारा वैल्यू आएगा 25। इसे हम डायरेक्टली भी देख सकते हैं। 40 स्टूडेंट्स हमारे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ठीक है, तो 30 स्टूडेंट्स हितावत पढ़ते हैं और 35 स्टूडेंट्स हिंदुस्तान पढ़ते हैं, तो इन दोनों का सम ही 40 से ज्यादा जा रहा है। तो वो जो एक्स्ट्रा बचेगा वो कैसे स्टूडेंट्स होंगे, वो ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो दोनों पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसीलिए क्या हम करेंगे, 65 में से 40 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे और जो बचेगा वो हमारा इंटरसेक्शन वाला वैल्यू हो जाएगा, और यही हमारा आंसर भी है। ये क्वेश्चन है, 63% Americans like cheese whereas 76% like apples. If X% likes both, then X का वैल्यू या फिर रेंज क्या है, ठीक है। तो X का लीस्ट वैल्यू क्या होगा, ये जो परसेंटेज दिया हुआ है हमेशा क्या होगा, 100 से छोटा ही होगा, बट इसको ऐड करने पे क्या आ रहा है, 139 आ रहा है, तो जरूर ये जो 39 एक्स्ट्रा है वो क्या होगा, दोनों में कॉमन होगा, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 39 हो जाएगा। मिनिमम 39 तो वैल्यू है ही, इसका केस ये हो जाएगा। और ये केस कब होगा, इसमें हम अजम्पशन क्या लिए हैं कि A यूनियन B इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट, जो 100% है वो A यूनियन B हो जाए तभी ये काम करेगा, यहां पे ये अजम्पशन है हमारा। अब सेकंड क्या है, x का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, x का मैक्सिमम वैल्यू तब होगा जब ये 63% ये 76% के अंदर आ जाए। ये 63% जब 76% के अंदर आ जाएगा, ठीक है, तब क्या होगा, हमारा x का हाईएस्ट वैल्यू होगा, A इंटरसेक्शन B हाईएस्ट होगा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये रेंज x क्या होगा, 39 और 63 के बीच में लाई करेगा। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट, और इसमें सबसे पहला चीज हम पढ़ेंगे ऑर्डर्ड पेयर। तो एक ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर A और B लिखा हुआ है, तो ये क्या होता है, अ पेयर ऑफ नंबर्स रिटन इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर, ठीक है। अगर किन्हीं दो नंबर को हम एक स्पेसिफिक ऑर्डर में लिख दें तो उसे हम क्या कहेंगे, ऑर्डर्ड पेयर। इसका एक हम एग्जांपल देख लेते हैं, xy such that y is equals to x square where x belongs to natural numbers। तो हमारा ऑर्डर्ड पेयर ये क्या हो जाएगा, रोस्टर फॉर्म में। अगर हम x1 लेंगे तो हम y हमारा क्या हो जाएगा, 1 ही रहेगा। x अगर 2 लेंगे तो y हमारा क्या हो जाएगा, 4। x3 लेंगे तो y हमारा क्या हो जाएगा, 9। इसी तरह ये चलते रहेगा। तो हम क्या देखते हैं कि ये दो जो एलिमेंट है ये एक स्पेसिफिक ऑर्डर में है। यहाँ पे किस ऑर्डर में है, तो जो सेकंड एलिमेंट होगा, जो y एलिमेंट होगा, वो x का स्क्वायर होगा। तो जो सेकंड एलिमेंट है वो क्या है, फर्स्ट एलिमेंट का स्क्वायर है। तो ये एक स्पेसिफिक ऑर्डर हुआ। तो ऐसे अगर दो एलिमेंट को हम लिखेंगे तो हम उसे क्या कहेंगे, ऑर्डर्ड पेयर। आइए अब इसके हम कुछ प्रॉपर्टीज को जानते हैं। पहला प्रॉपर्टी है ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। अब ए बी जो लिखा हुआ है वो किसी स्पेसिफिक ऑर्डर में लिखा हुआ है। जैसे ये पिछला ही एग्जांपल में देखते हैं 3 और 9 है, तो ये हम जानते हैं कि जो सेकेंड एलिमेंट है, जो बी एलिमेंट है, वो क्या है, फर्स्ट वाले का स्क्वायर है। तो अगर इसे हम उल्टा कर दें, 9 और 3 कर दें, तो ये क्या अभी भी वो ऑर्डर मेंटेन करेगा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का? नहीं करेगा। तो इससे हम कह सकते हैं ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। सेकेंड प्रॉपर्टी है हमारा, इफ ए बी इज इक्वल टू सी डी देन ए विल बी इक्वल टू सी एंड बी विल बी इक्वल टू डी। अगर दो ऑर्डर्ड पेयर है हमारे पास, ए बी और दूसरा सी डी, तो अगर ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है तो ये सिर्फ एक ही कंडीशन में इक्वल हो सकता है, कब, जब ए सी के बराबर हो और बी डी के बराबर हो। तो आइए अब हम देखते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट का डेफिनेशन। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का डेफिनेशन क्या कहता है, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स पी क्यू वेयर पी बिलोंग्स टू ए एंड क्यू बिलोंग्स टू बी। तो ये क्या हो जाएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी हो जाएगा, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए क्रॉस बी से।
तो आइए इससे रिलेटेड हम कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं. A क्रॉस B यूनियन C विल बी इक्वल टू A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C. और सिमिलरली इंटरसेक्शन के लिए भी हो जाएगा. A क्रॉस B इंटरसेक्शन C विल बी इक्वल टू A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C. अब इसका एक हम एग्जांपल देख लेते हैं. A इज इक्वल टू 1 2 3, B इज इक्वल्स टू 2 3 4 और C इज इक्वल्स टू 3 4 5. A क्रॉस B यूनियन C क्या हो जाएगा? B यूनियन C हो जाएगा 2 3 4 5 और उसके साथ अगर हम A को क्रॉस करेंगे तो क्या आ जाएगा? टोटल 12 एलिमेंट्स आएगा. 1 2 1 3 1 4 1 5 2 5 3 2 3 3 3 4 3 5. तो ये हमारा हो गया A क्रॉस B यूनियन C. अब हम इसे वेरीफाई करते हैं. तो A क्रॉस B हमारा क्या होता? 1 2 1 3 1 4 2 2 2 3 2 4 3 2 3 3 और 3 4. सिमिलरली A क्रॉस C क्या हो जाएगा? 1 3 1 4 1 5 2 3 2 4 2 5 3 3 3 4 3 5. ठीक है. अब अगर इनके बीच में अगर हम यूनियन कर दें तो हमारा क्या हो जाएगा? A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C क्या हो जाएगा हमारा? 1 2 1 3 1 4 1 5 2 2 2 3 2 4 2 5 3 2 3 3 3 4 3 5. ठीक है. अब हम देख सकते हैं कि ये तीनों क्या है? ये दोनों इक्वल आ गया. सिमिलरली हम A क्रॉस B इंटरसेक्शन C इक्वल टू A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C को भी ऐसे ही हम प्रूव कर सकते हैं. तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारा A क्रॉस B माइनस C इज इक्वल टू A क्रॉस B माइनस A क्रॉस C. आइए इस पे भी हम एक एग्जांपल देख लेते हैं. A मान लेते हैं 2 3, B मान लेते हैं 3 4, C मान लेते हैं 4 5. ठीक है. अब पहले A क्रॉस B माइनस C करते हैं. B माइनस C करेंगे तो क्या आएगा हमारा? रिजल्टेंट 3 आ जाएगा. A के साथ अगर उसको हम कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं उसका तो क्या होगा? 2 3 और 3 3. अब हम इसको वेरीफाई करते हैं. A क्रॉस B हमारा क्या हो जाएगा? 2 3 2 4 3 3 और 3 4. और A क्रॉस C हमारा क्या हो जाएगा? 2 4 2 5 3 4 और 3 5. इसका हम डिफरेंस अगर ले लेते हैं तो क्या होगा? A क्रॉस B माइनस A क्रॉस C. इसका रिजल्ट क्या होगा? 2 3 और 3 3. तो इसका भी हमने एग्जांपल देख लिया. तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारा A क्रॉस B इंटरसेक्शन C क्रॉस D. ये इक्वल होगा A इंटरसेक्शन C क्रॉस B इंटरसेक्शन D. आइए एक इसका एग्जांपल देख लेते हैं. A 1 2 के इक्वल होगा. A का एलिमेंट्स 1 2 होगा. B 3 4, C 2 5 होगा और D होगा हमारा 4 और 6. A क्रॉस B इंटरसेक्शन C क्रॉस D क्या होगा? 1 3 1 4 2 3 2 4 इंटरसेक्शन 2 4 2 6 2 4 2 6 5 4 5 6. इसका रिजल्टेंट क्या होगा? 2 4 हो जाएगा इसका. अब पहले A इंटरसेक्शन B और B इंटरसेक्शन D का क्रॉस करके देखते हैं. A इंटरसेक्शन C क्या होगा? 2 होगा. B इंटरसेक्शन D क्या होगा? 4 होगा. तो इसका अगर हम क्रॉस करते हैं तो क्या होगा? हमारा रिजल्टेंट 2 4 और ये दोनों इक्वल हो गया. ठीक है. इसको भी हमने वेरीफाई कर लिया. चलिए अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर चलते हैं. नेक्स्ट जो हमारा है ये बेसिक कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि हमें हमेशा याद होने ही चाहिए. आइए हम इसे एक एक करके देखते हैं. अगर A B का सबसेट हुआ और C D का सबसेट हुआ देन A क्रॉस B एक सबसेट होगा हमेशा B क्रॉस D का. बहुत ही सिंपल है. आइए अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं. इफ A is a subset of B and C is a subset of D, then A cross C will be a subset of B cross D. आइए कि एक एग्जांपल देखते हैं इस पे. A मान लेते हैं 1, B मान लेते हैं 1 2, C मान लेते हैं 3 और D मान लेते हैं 3 4.
A क्रॉस C क्या होगा हमारा 1 3 और B क्रॉस D क्या होगा हमारा 1 3 1 4 2 3 और 2 4। और हम इसे साफ देख सकते हैं कि A क्रॉस C क्या है, सबसेट है B क्रॉस D का। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारा इफ A is a subset of B then A cross A will be equal to A cross A will be equal to A cross B intersection B cross A। इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। A क्रॉस A क्या हो जाएगा 1 1 1 2 2 1 2 2, ठीक है। A क्रॉस B क्या हो जाएगा 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 और 2 3। B क्रॉस A क्या हो जाएगा 1 1 2 1 3 1 1 2 2 2 और 3 2। इन दोनों का अगर हम इंटरसेक्शन ले लें तो ये क्या आएगा 1 1 आ जाएगा इधर से, फिर 2 1 आ जाएगा, 1 2 भी आ जाएगा, 2 2 भी आ जाएगा, यही बस आएगा 1 2 आ गया, 2 1 आ गया और 2 2 आ गया। और यही हमारा A क्रॉस A था। चलिए अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारा इफ A क्रॉस B इज इक्वल्स टू B क्रॉस A देन क्या होगा A और B इक्वल होगा। लास्ट प्रॉपर्टी है हमारा इफ A एंड B हैव n एलिमेंट्स इन कॉमन। अगर A और B में n एलिमेंट्स कॉमन है देन A क्रॉस B और B क्रॉस A will have n square elements in common। और ये दोनों प्रॉपर्टीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे ये तो कभी कभी डायरेक्ट ही पूछ देता है और इससे एक क्वेश्चन भी आया हुआ है, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन इससे पूछ सकता है, तो ये प्रॉपर्टीज बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये A और B दिया हुआ है और A यूनियन B क्रॉस A इंटरसेक्शन B निकालना है। A यूनियन B क्या हो जाएगा 1 2 3 और 8। A इंटरसेक्शन B क्या हो जाएगा सिर्फ 8। A यूनियन B क्रॉस A इंटरसेक्शन B will be equal to 1 8 2 8 3 8 8 8, ठीक है। तो इसी के साथ इस चैप्टर का थ्योरी सेक्शन यहां कंप्लीट होता है। इस चैप्टर के सेकंड पार्ट के वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके वो देख सकते हैं। उस वीडियो में आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं वो उसमें आपको मिल जाएंगे, तो वो वीडियो आप जरूर देखिएगा। अगर इस वीडियो में अभी भी आपको कुछ डाउट है तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में हमें बताएं, हम आपकी प्रॉब्लम को जरूर सॉल्व करेंगे। बेस्ट ऑफ लक, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।